डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसा फैसला दिया है जिसने पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि कश्मीर की विशेष स्थिति एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही बताया। पाकिस्तान को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि अब क्या किया जाए। देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस फैसले पर प्रतिक्रिया क्या दी जाए, इस पर माथापच्ची जारी है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इस फैसले का पाकिस्तान ने खासा विरोध किया था। उसने इसे गैरकानूनी तक करार दे दिया था। सोमवार को शाम 4:30 बजे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय अनुच्छेद 370 पर आए भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। भारत ने इस साल मई में G20 के एक सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में किया था। इस फैसले पर चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लग गई थी। उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 2019 में जम्मू कश्मीर क्षेत्र की विशेष स्थिति को खत्म करने के भारत के फैसले ने बातचीत के माहौल को कमजोर कर दिया है। भुट्टो ने यह बात गोवा में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन सम्मेलन की एक मीटिंग के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि बातचीत के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। देश की कार्यवाहक सरकार सरकारी कश्मीर को मुद्दा बनाकर ही चुनाव अभियान में उतरने की तैयारी कर रही है। अगस्त में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की नई कार्यवाहक सरकार कश्मीर विवाद को छाड़ने के लिए इमरान खान के मंसूबों को चलने की तैयारी कर रही है। नई सरकार में विदेश मंत्री समेत 2 नई नियुक्तियों को कश्मीर समस्या से जुड़ा हुआ बताया गया था। 17 अगस्त को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल काकर ने जलील अब्बास जिलानी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को भी विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। इन नियुक्तियों से विशेषज्ञों को लगने लगा था कि पाकिस्तान के राजनेता चुनाव में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के कई घंटे बाद तक चुप्पी साधे रहे। जिलानी ने शाम को आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा कि भारत को एक तरफा कश्मीर का दर्जा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरजोर तरीके से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पूरे मामले को इस्लामिक देशों के संगठन OIC में उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ को भी पत्र लिखने जा रहा है। इससे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को संविधान के मुताबिक करार दिया था। 5 जजों की पीठ ने कश्मीर में चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि कश्मीर एक वैश्विक विवाद है और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भी आ चुका है। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जिलानी ने कहा कि इस पूरे मामले को सभी हितधारकों के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम के बारे में पहले ही संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और OIC को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विकल्पों में विचार कर रही है। यही नहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्री ने भारतीय सर्वोच्च अदालत की निराधार आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने 12वीं बजट मामले में पक्षपातपूर्ण फैसला दिया था। पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि भारत ने OIC के पर्यवेक्षकों को भी कश्मीर में नहीं जाने दिया था। दरअसल पिछले कई दशक से पाकिस्तान सऊदी अरब के बनाए OIC का इस्तेमाल कश्मीर पर भारत को घेरने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने OIC को करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान और इस्लामिक देशों से एक बार फिर से भारत पर दबाव डालने के लिए गुहार लगा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर चीन की शरण में जा सकता है। यही नहीं, चीन जिसने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लद्दाख के गलवान में खूनी हिंसा की थी, चीन और पाकिस्तान और भारत के खिलाफ पलटवार के लिए नई चाल सकते हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ही आने वाले समय में कश्मीर पर नज़र रखेंगे। पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और अक्टूबर में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी 4 साल के बाद वतन लौट आए हैं। नवाज ने आते ही पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कश्मीर के मसले का जिक्र कर दिया। उन्होंने एक रैली में आज़ाद कश्मीर की बात कर डाली। नवाज का कहना था कि पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ तनाव के बीच आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में हर मसले का समाधान जरूरी है। जानकारी की माने तो नवाज जो पाकिस्तानी सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, कश्मीर को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रख रहे हैं। ऐसे में भारत को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। हालांकि वो पाकिस्तान से ज़्यादा चीन पर नजर रखने की बात भी करते हैं। आइए देखें कैसे DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो धारा 370 पर क्या बोल रहे हैं। 9-judge bench decision held that the actions taken by the president after issuing a proclamation are subject to judicial review. However,
the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the President after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2. This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole. We hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)A does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge.